हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उर्दू क्लास। आज हम उर्दू की क्लास में गज़ल की तारीफ़ के बारे में समझेंगे कि गज़ल की तारीफ़ क्या है, गज़ल ही क्या चीज़। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि गज़ल कहते किसे हैं। गज़ल की तारीफ़, ये गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल सबसे पहले तो हम ऐसे समझेंगे इसको, हीरो बना के देखिए। गज़ल अरबी, फिर फारसी, इसके बाद में फिर उर्दू। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से गज़ल की तारीफ लिखते हैं और समझ में आता है। ठीक है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यह अरबी से फ़ारसी में और फ़ारसी से किस में आई है, उर्दू में शामिल हुई है। ठीक है, अब देखिए गज़ल जो है उर्दू शायरी की, गज़ल उर्दू शायरी की एक मशहूर और मकबूल सिंफ है जो कि कदीम ज़माने से चली आ रही है, यानी पुराने ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, अब लफ्ज़ गज़ल जो है वो किससे निकला है, गज़ाल से निकला है। लफ्ज़ जो गज़ल है वो किससे निकला है, गज़ाल से निकला है। इस गज़ाल का मतलब क्या होता है, देखिए इस गज़ाल का मतलब होता है हिरन का बच्चा, यानी इसके लफ्ज़ी मानी है, ये लफ्ज़ी मानी हिरन का बच्चा। दो मानी होते हैं, तो लफ्ज़ी मानी और एक होता है लग़वी मानी। तो लफ्ज़ी मानी है हिरन का बच्चा, और लग़वी मानी मैं आपको बताऊंगा आगे कि लग़वी मानी इसके क्या होते हैं। देखिए, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी से किसमें आया, फ़ारसी में, और फ़ारसी से उर्दू में शामिल हो गया। ठीक है, गज़ल उर्दू शायरी की मशहूर मकबूल सिन्फ है और यह पुराने ज़माने से चली आ रही है, यानी कदीम ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, गज़ल का मतलब, अब देखिए गज़ल का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम समझेंगे गज़ल का मतलब। गज़ल का मतलब होता है औरतों से, अब ये जो है ये तो लफ्ज़ी मानी हो गए थे, अब ये आएगा लग़वी मानी। लग़वी मानी देखिए, लफ्ज़ी और लग़वी। लफ्ज़ी मानी में हमने देखा कि लफ्ज़ी मानी तो इसके हिरन का बच्चा, और लग़वी मानी है गज़ल का मतलब जो है औरतों से बात करना, औरतों से बात करना। समझ में आया। अब देखिए इसको यहाँ तक समझते हैं हम कि गज़ल, अब इसकी जो हम शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग जो यहाँ से होगी। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन आपकी बनेगी, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी से किस में आई, फ़ारसी में आई। आया नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि गज़ल जो है वो मोइनिस है, यानी फीमेल है। ठीक है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम कई बार ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो कुछ बच्चे होते हैं जो वो ये बोल देते हैं कि गज़ल जो है आया है, लेकिन हमें आया नहीं बोलना, हमें आई बोलना है। तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सेकंड लाइन स्टार्ट होगी कि अरबी से किस में आई, फ़ारसी में आई है, और फ़ारसी से किस में शामिल हो गई, फ़ारसी से उर्दू में शामिल हो गई। ठीक है, अब जो गज़ल है वो लफ्ज़ गज़ाल से निकला है, किससे बना है, गज़ाल से बना है। और गज़ाल का मतलब क्या होता है, गज़ाल के मतलब मानी क्या होते हैं, हिरन का बच्चा। ठीक है, आगे देखिए, ये तो लफ्ज़ी मानी होगा गज़ाल, ठीक है, ये लफ्ज़ी, तो गज़ाल लफ्ज़ी मानी होगा हिरन का बच्चा। लेकिन लग़वी मानी अगर हम देखते हैं तो गज़ल का मतलब होता है औरतों से बात करना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो है गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़, अरबी से फ़ारसी में और फ़ारसी से उर्दू में आई है। ठीक है, गज़ल का मतलब औरतों से बात करना या औरतों की बात करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, औरतों से बात करना, या औरतों की भी बात कर सकते हैं गज़ल के अंदर। गज़ल का मतलब औरतों से बात करना या औरतों की बात करना भी होता है। आमतौर से गज़ल शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें औरतों के हुस्न जमाल की, यानी खूबसूरती की तारीफ बयान की जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो शायर होते हैं, जो शेर कहते हैं, जो अशार कहते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो है आशिकाना शायरी करते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो गज़ल के अंदर जो होती है वो आशिकाना शायरी होती है, इश्क व मोहब्बत की बातें ज़्यादा होती है। तो जो शायर होता है वो अपनी जो महबूबा जिसे वो मोहब्बत करता है उसके बारे में वो तमाम चीज़ें बयान करता है, उसकी जो है जुल्फ़ों की तारीफ़ बयान करता है, उसके हुस्न की तारीफ़ बयान करता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ बयान करता है। तो तमाम वो चीज़ें उसमें बयान करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि शायर जो होता है उसके अंदर अपने शेर के अंदर वो बातें भी बयान कर देता है जो अपनी महबूबा के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है, यही तो गज़ल होती है। तो गज़ल का मतलब औरतों से बात करना या औरतों की बात करना होता है। गज़ल के अंदर क्या होता है, गज़ल में शायर जो है औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ बयान करता है और उनसे इश्क व मोहब्बत का इजहार किया जाता है। ठीक है, आज ये गज़ल अवाम से लेकर, अवाम कहते हैं आम की जमा अवाम होती है। देखिए ये आम, एक तो होता है आम, इन दोनों में भी हमें फ़र्क समझना है। ये तो हो गया खाने वाला आम, एक होता है आम जो कि ऐन से लिखा जाता है, इसका मतलब आता है ये लोगों के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो लोग आम लोग होते हैं।
ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगुलर यानी वाहिद। सिंगुलर का मतलब एक, वाहिद यानी वाहिद का मतलब सिंगुलर को उर्दू में बोलेंगे वाहिद, तो वाहिद का मतलब एक। और आगे देखेंगे इसका अगर जमा बोलेंगे तो जमा इसकी क्या आएगी, इसकी जमा आएगी अवाम। देखिए इसकी जमा क्या हो गई, अवाम, ठीक है। तो ये गजल अवाम से लेकर खवास तक यानी खास की जमा हो गई खवास। देखिए यहाँ पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया खवास, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, खास की जमा हो गई खवास और आम की जमा हो गई अवाम। तो खास आदमी हम कहते हैं, कई बार कोई मिलने आता है कि हमारे खास आदमी है, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे खवास है, यानी हमारे खवास में से हैं, ठीक है। तो आगे देखिए कि आमतौर से गजल में औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ बयान हो गई, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि गजल अवाम से लेकर खवास तक काफ़ी मकबूल हो चुकी है और आज भी कई शायर गजल लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले के शायरों ने गजल लिखी, आज भी कई शायर ऐसे हैं जो कि आज जो है गजल लिखते हैं। जैसे आपने अभी मुनव्वर राना का नाम सुना होगा, वो मुनव्वर राना है अभी, ठीक है। इससे पहले अभी जो राहत इंदौरी साहब थे उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छी गजलें, बहुत अच्छी शायरी करते थे वो। तो इसी तरीके से देखिए ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, गजल अरबी जबान का लफ्ज़ है, अरबी से फारसी में और फारसी से उर्दू में आई है। गजल लफ्ज़ गजाल से निकला जिसके इसका मतलब होता है हिरन का बच्चा। लेकिन शेरी एतबार से हम देखें, जब हम नज़म को शेरी एतबार से देखते हैं तो इसका मतलब होता है औरतों से बात करना या औरतों की बात करना, ठीक है। आमतौर से गजल उस नज़म को कहते हैं जिसमें औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ बयान की जाती है और उनसे इश्क व मोहब्बत का इजहार किया जाता है, ठीक है। ये गजल अवाम से लेकर, देखिए अवाम से लेकर खवास तक काफ़ी मकबूल हो चुकी है और आज भी कई शायर गजल लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया होगा गजल की तारीफ के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखिए इसके आगे क्या होगा। अब हमें गजल की तारीफ हमें इतने से हिस्से में समझ में आ गई, वो लिखने जब आपके सामने जब पूरी लिखवाई जाएगी, इतना हमारे पास वक्त नहीं है जो हम आप इसको पूरी समझाएं, आपको इतने समझाना था। आगे देखिए गजल के अंदर इसके बाद में हम इसकी तारीफ के बाद में लिखते हैं मतला। अब ये मतला क्या होता है, देखिए इसके आगे आएगा मतला। गजल का जो पहला शेर होता है, जैसे 10th क्लास के अंदर एक सबक है जो कि पहला सबक कहलाता है, जिसका नाम है हम्द बारी ताला। आप सबको ध्यान होगा अच्छे से, हम्द बारी ताला। हम्द के बारे में आपको नॉलेज होगी कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द और नात ये दो लफ्ज आते हैं, एक तो हम्द आता है और दूसरा आता है नात। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। हम्द आएगा तो इसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाएगी और जो नात आएगी उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाएगी। देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान हो गई। तो हम्द बारी ताला, इस सबक का नाम है हम्द बारी ताला। अब जो ये सबक है ये लिखा है दाऊद देहलवी ने। अब इसकी भी पहचान आपको बता दूंगा कि जब कभी गजल का कोई अशआर आता है, कोई शेर आता है उसके अंदर एग्जाम के अंदर, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए दाऊद देहलवी, सबसे पहले तो ये दाग इनका तखल्लुस है, तखल्लुस का भी ध्यान रखना है क्योंकि तखल्लुस किसे कहते हैं, शायर जब अपना शायराना नाम रखता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तो देखिए दाग, अब देखिए हम तो बारी ताला के अंदर जो नज़्म है वो दाग देहलवी ने सबसे पहला शेर कहा है, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। अब देखिए जो गजल का जो पहली शुरुआत हो रही है, गजल के जो पहला शेर है जो मैंने पढ़ा है, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। तो इसके अंदर देखिए गजल का पहला शेर पढ़ा, फिर आगे कहा जब तक है दिल बगल में हरदम हो याद तेरी, जब तक दबा है मुंह में जारी हो नाम तेरा। अब देखिए आगे क्या कहा, देखिए यहाँ पर जब तक है दिल बगल में हरदम हो याद तेरी, जब तक दबा है मुंह में जारी हो नाम तेरा। अब ये गजल का दूसरा शेर आ गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं मतला की। तो मतला क्या होता है, ये मतला जो गजल जहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है, जो पहला शेर होता है। अब पहले शेर में हमें ध्यान रखना है गजल के अंदर कितने मिसरों के अंदर, ये 2 मिसरों की गजल होती है, ये ध्यान रखिएगा। गजल के एक शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, 2 मिसरे होते हैं। तो गजल के अंदर आपने देखा होगा जब हम कोई शेर लिखते हैं तो शेर के अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये लाइन अगर हमने यहाँ से शुरुआत की है तो ये यहाँ पर खत्म की है ना, तो नेक्स्ट वाली लाइन जो आखिर इसके बाद वाली लाइन होगी वो भी हमें यहीं खत्म करनी होगी। अगर हमारी इस लाइन से बाहर चली गई तो ये गजल का शेर नहीं माना जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ये नसर के जो है ये नसर के अंदर गिनती में आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो गजल देखिए, गजल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। मतले में क्या होता है, शायर काफिया और रदीफ इस्तेमाल करता है। अब मतला समझ में आ गया, गजल के पहले शेर को कहते हैं, जो गजल जहाँ से शुरू होगी उसको हम मतला कहेंगे। अब मतले के आगे हमने कहा कि गजल के अंदर जो है गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतले में शायर क्या करता है, मतले के अंदर शायर एक तो रदीफ इस्तेमाल करता है, एक तो काफिया और दूसरा रदीफ इस्तेमाल करता है।
अब हमें इसके बारे में समझना है कि काफिया रदीफ होती क्या चीज है। देखिए मैं आपके सामने एक शेर लिख रहा हूँ मिर्जा गालिब का, बड़ा ही मशहूर शेर है, दिले नादा दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब आपने देखा ये मैंने शेर लिखा है, सबको नजर आ रहा होगा। ये देखिए मैंने जहां पहली लाइन खत्म की थी वही सेकंड लाइन खत्म की है, दूसरी लाइन भी मैंने इसी के नीचे खत्म की है, देख रहे होंगे आप, आपको सबको नजर आ रहा होगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि गजल का पहला शेर मतला होता है, मतला कहलाता है, जिसमें शायर काफिया और रदीफ इस्तेमाल करता है। अब ये काफिया और रदीफ हमें इस शेर से समझ में आएगा। देखिए ये हुआ और दवा, ये दो चीजें नजर आ रही है आपको। फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है कि हुआ और सेकंड लाइन में हो रहा है दवा, तो दोनों में देखो आपको वाव और अलिफ सेम नजर आ रहा होगा। तो जहां पर आपको सेम नजर आ जाए तो समझ जाना ये काफिया है, ठीक है। ये हुआ और ये दवा, ये क्या हो गया, ये काफिया हो गया। अब समझ में आ रहा होगा। और जो ये क्या क्या है, क्या है, ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है, ये है रदीफ। तो काफिया रदीफ समझ में आ गया। तो काफिया तो हो गया हुआ और दवा, और रदीफ हो गया क्या है क्या है। तो देखो गजल के पहले शेर में जो है काफिया और रदीफ इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि शायर काफिया और रदीफ इस्तेमाल करे, वो अपनी बात को सीधे तौर पर भी कह सकता है। गजल का पहला शेर आपको समझ में आ गया, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, मतले में शायर क्या करता है, काफिया और रदीफ इस्तेमाल करता है। अब काफिया रदीफ कहते किसे हैं, देखो हमें 5 चीजों का ध्यान रखना है इसमें। नंबर 1 मतला, नंबर 2 मक्ता, नंबर 3 काफिया, नंबर 4 मैं इधर लिख रहा हूँ देखिए, नंबर 4 रदीफ, और नंबर 5 बहर। इन पांचों चीजों को अगर हमने समझ लिया तो हमें गजल की तारीफ आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए मतलब मैंने आपको समझा दिया, गजल के पहले शेर को कहते हैं। गजल के पहले शेर में क्या होता है आपको ये बताया, अभी मैंने काफिया और रदीफ इस्तेमाल करता है। काफिया रदीफ की मैंने मिसाल आपको शेर के मुताबिक समझा दी कि काफिया रदीफ किसे कहते हैं। रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज को तो क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं, और काफिया के बाद आने वाले लफ्ज को रदीफ कहा जाता है। दोनों की डेफिनेशन आपके सामने आ गई, दोनों की तारीफ समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखिए इसके बाद में आता है गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, मतले में शायर काफिया रदीफ इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि शायर काफिया के बाद में रदीफ इस्तेमाल करे, वो अपनी बात को सीधे तौर पर भी कह सकता है। आगे देखिए मक्ता, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें क्लियर हो गई आपकी। मतला हो गया, काफिया, काफिया मैंने बता दिया रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज को काफिया कहते हैं, और काफिया के ठीक बाद आने वाले जो आखिरी में जो लफ्ज आता है, जैसे क्या है दोनों में आ रहा है, इसको हम कहेंगे रदीफ। तो आपकी 3 चीजें समझ में आ गई, मतला आ गया, काफिया आ गया, रदीफ आ गया। अब इसके बाद में मक्ता आता है, बहर आता है। बहर किसे कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर पहले बहर के बारे में समझ लेते हैं कि बहर क्या होता है। बहर के बारे में मैंने बताया आपको अभी इससे पहले कि जो हमने पहली लाइन गजल की लिखी है, जो शेर की लिखी है, वो हमने यहाँ खत्म की थी, लेकिन अगर हमने ये वाली सेकंड लाइन जो लिखी है, अगर हमने सेकंड लाइन इस लाइन के बाहर चले गए तो ये बहर में नहीं होगा। यानी बहर का मतलब होता है वजन, यानी तोलना, ठीक है। और मतला का मतलब होता है तुलू होना, यानी कुछ निकलना, जैसे कि हम कहते हैं तुलू होना, यानी सूरज निकलता है तो उसको तुलू कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मक्ता का मतलब होता है तोड़ना, यानी कता ताल्लुक करना, यानी जैसे कि मना किया जाता है, हदीस में आता है या इस्लाम के अंदर ये मना दी है कि भाई कता ताल्लुक ना करें, किसी से रिश्ता ना तोड़े, है ना, रिश्ता जोड़े। कोई अगर हम पर पत्थर फेंके तो हम उस पर फूल डालें, ये चीज हमारे को सिखाई जाती है। तो मक्ते का मतलब है तोड़ना। आगे देखिए काफिया, काफिया रदीफ हमने समझ लिया, बहर का मतलब होता है वजन। तो यानी गजल का जो शेर होता है वो एक ही वजन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने ये वाला शेर लिखा है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में एक हमारा बसता है मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं, देखिए समझिए मक्ता किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने दाग देवी की गजल पढ़ी थी, हमदु बारी ताला। हमदु बारी ताला का एक शेर है, मैं पहले आपको ये मिटा के दिखा देता हूँ। देखिए मक्ता किसे कहते हैं, ये आखिरी चीज है हमारी, मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं, देखिए गजल का जो आखिरी शेर होता है, जो सबसे लास्ट में आता है, सबसे आखिरी जहाँ गजल खत्म होती है, आखिरी की जो 2 लाइनें होती है, जो मिसरे होते हैं, उन्हें हम मक्ता कहते हैं, ठीक है। मक्ते में क्या होता है, शायर अपना शायराना नाम रखता है, ठीक है।
कैसे? मैं आपको पूरी हम्द बारी ताला की नज़म पढ़ के सुनाता हूँ। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। जब तक है दिल बगल में हरदम हो याद तेरी।